देख रहे हैं एसडीएफ न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और औरंगाबाद में बेगमपुरे में मौजूद हूं। जिस शख्सियत के पास मैं बैठा हूं उनका नाम है अफसर खान, जिन्हें कहा जाता है आमतौर से औरंगाबाद की आन बान शान अफसर खान। आज हमारा आने का मकसद ये है कि हमने व्हाट्सएप के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से हमें मालूम पड़ा है कि जाहिद खुरेशी साहब आरक्षण के लिए पैदल मार्च निकालने वाले हैं। तो हम भी थोड़ा चौंक गए, क्योंकि इससे पहले औरंगाबाद में कई बार उसके ऊपर धरने हुए, मोर्चे हुए, और अफसर खान साहब ने भी कलेक्टर साहब से बात करे, मुख्यमंत्री साहब आए तो उनसे बात करें, उनको निवेदन दिया था कि साहब आरक्षण के लिए आप क्या कर रहे हैं। इनकी बात अब तक कमेटी बनी थी, गठन हुआ था, बहुत सी बात हुई थी। फिर एक बार ये मुद्दा सामने आया है। चलिए इनके तासुरात जाना चाहेंगे कि इनकी लंबी लड़ाई जो लड़ रहे थे आज भी चालू है। तो ये मार्च निकलने जा रहा है, तो इसके बारे में क्या हो सकता है, क्या सर क्या कहेंगे। आज जाहिद खुरेशी साहब का एक मार्च, और आपने भी काफ़ी लड़ाई लड़ी इसके ऊपर। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी जानिब से, अपनी फैमिली के जानिब से, शहर औरंगाबाद के जानिब से जावेद कुरैशी साहब को दिली मुबारकबाद देता हूं कि जो मुस्लिम आरक्षण के लिए यहां से लेकर बॉम्बे तक पैदल मार्च निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अपने समाज के लिए, अपनी कौम और मिल्लत के लिए एजुकेशन में 5% आरक्षण मिलना चाहिए। और इससे पहले की गवर्नमेंट जो कांग्रेस हुकूमत थी उनने 5% आरक्षण दे चुकी थी, लेकिन वो कोर्ट में मैटर गया, बीजेपी की सरकार आई, रद्द कर दिया गया उसको। खासदार ने उसने पिटीशन डाले थे और पिटीशन में भी कोर्ट का भी व्यू ये था कि 5% मुस्लिम समाज बैकवर्ड है, इनको 5% आरक्षण मिलना चाहिए एजुकेशन में। तड़ेकर साहब से भी बात हुई थी, एक वकील से भी बात हुई थी कि कोर्ट का व्यू पूरी तरह इसमें 5% एजुकेशन में आरक्षण मुस्लिम समाज को मिलना चाहिए, देना चाहिए, ऐसा व्यू था। लेकिन पिटीशन खासदार ने डालने के बाद क्यों वापस लिए, किसके लिए लिए, किसके बोलने पे लिए, ये अल्लाह जानता और उनका दिल जानता। अगर वो पिटीशन कोर्ट सुनता और कोर्ट अगर 5% आरक्षण दे देता तो फिर गवर्नमेंट की मजाल नहीं थी कि वो कैंसिल करना, वो मुस्लिम समाज को मिलता था। क्योंकि मुस्लिम समाज में एजुकेशन में अगर 5% मिलता है तो बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि हमारा समाज आगे जाता, IAS IPS बनता। एक अगर IAS IPS बनता है तो मुस्लिम समाज के, उसकी पूरी घर, उसका ख़ानदान, उसका शहर, उसका ज़िला, ये सब का नाम होता है IAS IPS बन जाता है। तो लेकिन क्यों उन्होंने वापस लिया ये हमें नहीं मालूम। लेकिन जब हमको मालूम पड़ा कि यहाँ पर मंत्रिमंडल की बैठक है, तो हमने सबसे पहले एक कमेटी बनाई जिसमें माजी महापौर रशीद खान मामू है, हमद चौस है, मुश्ताक अहमद साहब है, हम खुद उसमें हैं, अनेक लोग उसमें हैं। कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर है, कोई जो स्कूल चालक है, वो लोग हैं। हमने मीटिंग लिया, उसमें एडवोकेट खान सलीम खान थे, एडवोकेट नवाब पटेल थे। ये सब लोगों ने मिलकर एक कमेटी बनाई। कमेटी बनाने के बाद में हमने निर्णय लिया कि मुस्लिम समाज को 5% आरक्षण मिलना चाहिए। हमने कलेक्टर को निवेदन दिया। कलेक्टर को निवेदन देने के बाद में हमने यहाँ पर जो मंत्रिमंडल की बैठक हो रही थी, हमने निर्णय लिया कि मंत्रिमंडल की बैठक में सीएम को निवेदन देना और सीएम का घेराव करना कि मुस्लिम समाज को 5% आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा। तो हमने जैसे ही देखा कि मंत्रिमंडल की बैठक में नामांतर को उन्होंने जिला और डिस्ट्रिक्ट, शहर तो उन्होंने कर दिया, जिला और डिस्ट्रिक्ट का भी नाम उन्होंने नामांतर कर दिया, तो हमने निवेदन फाड़ दिया और सीएम का और पूरी मंत्रिमंडल बैठक का हमने निषेध किया। और निषेध करके हम वहां से निकले, क्योंकि हम तो लड़ाई है नामांतर की भी 95 से लड़ रहे, और जो आरक्षण है उसके लिए भी हम लड़ रहे हैं। और जब तक के मुस्लिम समाज को आरक्षण नहीं मिलता, ये लड़ाई हमने जो कमेटी बनाई है, वो कमेटी शहर ने औरंगाबाद को जगाने का काम करेंगे, मराठवाड़े को जगाने का काम करेंगे और महाराष्ट्र को जगाने का काम करेंगे। अनेक जगहों से बातचीत चल रही है, अनेक जगहों से फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, अहमद चौस को आ रहे हैं, मेरे को आ रहे हैं, रशीद मामू को आ रहे हैं। लेकिन जब तक के मुस्लिम समाज को आरक्षण नहीं मिलता, ये लड़ाई हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक के आरक्षण नहीं मिलता, ऐसा हम कहते हैं। सर, अभी आपने कहा है कि खासदार साहब ने पिटीशन वापस लिए। सर, आपको लगता है ज़ाती तौर से कि अगर वो पिटीशन अगर वापस नहीं लेते तो आज हालत अलग रहती है, या मुसलमानों को 5% आरक्षण मिल जाता? आपको लगता है अगर नहीं लेते? मुझे नहीं, ये तो सबको लगता है और सबको लगना भी चाहिए, क्योंकि पिटीशन अगर वापस हुई तो क्यों हुई, ये अल्लाह बेहतर जानता, उनका दिल जानता। अगर 5% आरक्षण मिल जाता तो आज मुस्लिम समाज एजुकेशन में बहुत आगे जाता, और एजुकेशन में मुस्लिम समाज जब आगे जाता था तो IAS IPS बनता। तो आप देखो
कि आईएएस आईपीएस बनना बहुत अच्छी बात है। और मैं शहर औरंगाबाद, ज़िला मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के सभी कौम और मिल्लत के लोगों से, माँ बहनों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। पढ़ाई लिखाई में कोई कंप्रोमाइज़ मत करो। पढ़ेगा लिखेगा तो आगे जाएगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा। और पढ़ेगा नहीं तो फिर आपको मालूम है हमारे समाज में वही कारोबार वो करना पड़ता है। तो मैं अदबन गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि पढ़ाई में मुस्लिम समाज ने पूरे हिंदुस्तान को ये मैसेज दे रहा हूँ कि पढ़ाई में कंप्रोमाइज़ मत करो। अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों की लाइफ बनाओ, अपने बच्चों की ज़िंदगी बनाओ, अपने ख़ानदान की ज़िंदगी बनाओ। और जो पढ़ेगा लिखेगा, आईएएस आईपीएस बनेगा तो पूरे देश में भी नाम होगा, ऐसा मैं कहता हूँ। सर, ये आरक्षण के वास्ते औरंगाबाद शहर से भी एक बार मोर्चा निकला था और एक बार मालेगांव से निकला था, और शायद इससे पहले 3 या 4 बार मोर्चे निकले हुए, बम्बई तक निकले हुए। तो सर एक बार ये और मोर्चा निकलने वाला है। ये तो लगता है सर आपको कि ये इतने दूर जाना इससे पहले हो चुका है, उसका कोई रिप्लाई भी नहीं आया, तो ये अब की बार शायद कुछ सरकार सुने, आपको लगता है सर ऐसा? देखिए, ये सरकार सो रही थी, ये सरकार गूंगी और बहरी है। इसको जगाने का काम हमने किया, कमेटी बना के कलेक्टर को निवेदन देके। और ख़ास तौर पे मैं जावेद कुरैशी को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने भी कौम और मिल्लत को जगाने का काम किया। यहाँ से लेके बॉम्बे तक वो जो पैदल मार्च निकाल रहे हैं कौम और मिल्लत के लिए, मैं मेरी जानिब से उनको पूरा मेरा समर्थन है। और वो जो पैदल मार्च बॉम्बे तक निकाल रहे हैं, उस दिन 13 तारीख को जुमा का दिन है, 2:30 बजे जामा मस्जिद के सामने से तो बॉम्बे तक वो पैदल मार्च निकाल रहे हैं। तो मैं लोगों से अदबन गुजारिश करता हूँ, शहरान औरंगाबाद के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जो बॉम्बे तक नहीं जा सकते वो जामा मस्जिद के पास ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए लोगों को, ताकि ये लगे कि कौम और मिल्लत के लोग एक जगह एकजुट आकर आरक्षण मांग रहे हैं। और जहाँ जहाँ से वो जाएंगे, पूरे मराठवाड़े से महाराष्ट्र तक, तो वहाँ के भी जहाँ जहाँ से भी वो जाएंगे, सारे कौम और मिल्लत के लोगों से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि उनकी हिम्मत अफजाई कीजिए, उनका साथ दीजिए। उनका साथ नहीं है, ये कौम और मिल्लत का साथ है। कौम और मिल्लत को आरक्षण मिलना चाहिए। तो मैं उनकी हिम्मत अफजाई बढ़ाने के लिए बात कर रहा हूँ। वो तो चल रहे हैं, उन्होंने तो डिसाइड कर लिया है, लेकिन हम भी पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ उनके साथ है, ऐसा हम कहते हैं। सर इससे पहले जब औरंगाबाद और संभाजीनगर नाममात्र का विवाद आया था तो सुविधा के उसमें मीटिंग हुई थी, उसमें आप भी शामिल थे। सर ये इतना बड़ा कौम का मुद्दा है, खाली एक शहर का नाम मैं मानता है एक शहर का है, लेकिन जब आरक्षण की बात आती है तो पूरे महाराष्ट्र के करोड़ों मुसलमानों की बात है। तो फिर वो जलसा, उस तरह की मीटिंग जिसमें आप भी शामिल रहे, तमाम लोग शामिल रहे, वो नज़ारा देखने को क्यों नहीं मिल रहा है? आखिर क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, शहरान औरंगाबाद को ये बता दूं कि जब गेस्ट हाउस में मीटिंग हुई थी नामांतर के लिए जी, तो बहुत अच्छी बात थी। हमने सबने तन मन धन से वो मीटिंग में खासदार का साथ दिया था, खासदार को आह्वान किया था, सर्वपक्षी थे वहाँ पर। ये नहीं कांग्रेस भी थी, राष्ट्रवादी भी थी, आरपीआई थी, दलित पैंथर थी, सभी समाज के लोग वहाँ पर थे। लेकिन उस टाइम अगर धरना मोर्चा आंदोलन होता है था तो ना तो सेंटर से ये नोटिफिकेशन निकलता था, ना तो जीआर निकलता था। शहर का नाम बदलने के बाद, नोटिफिकेशन निकलने के बाद और जीआर निकलने के बाद में यह तंबू गाड़ा गया। यहाँ ये तमाशा बताने की कोई जरूरत नहीं थी। 1 साल पहले जब मीटिंग लिए थे तब धरना मोर्चा आंदोलन करते तो मैं समझता हूँ कि सेंटर से उसका नोटिफिकेशन भी नहीं निकलता था और जीआर भी नहीं निकलता था, ऐसा मैं कहता हूँ। सर आपको लगता है कि जैसे अब लोकसभा के इंतखाबात आने वाले हैं, विधानसभा के आने वाले हैं, कि इसको लेके कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम कहिए ये जातिवाद की राजनीति को मतलब भड़काया जा रहा है, एक प्री प्लान, ऐसा लगता है आपको? देखिए, जातिवाद शक्ति तो हमेशा अपना काम करती है, लेकिन अब लोगों में अवेयरनेस आ गया, लोगों में समझदारी आ गई। अब लोग समझ गए कि कौन काम करता है और कौन भाषणबाजी करता है और कौन सिर्फ बात करता है। बात करने से काम नहीं होता। कौम और मिल्लत की जब बात करते हैं तो रोड और ग्राउंड पे उतर के कौम और मिल्लत का काम करना पड़ता है। सुख और दुख में कौम और मिल्लत के लिए दौड़ के जाना पड़ता है। सिर्फ स्टेज पे भाषण करने से, टीवी पे आके बोलने से, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ होता नहीं। पूरी ताकत के साथ और पूरी शिद्दत के साथ रोड पे उतरना पड़ता है, रोड पे काम करना पड़ता है, तब जाके काम होता है। बातें करने से काम नहीं होता है। हवा में बातें करेंगे तो हवा में रह जाएंगी। ग्राउंड लेवल पे उतरो, ग्राउंड पे कौम और मिल्लत को फायदा पहुंचाओ। 10 साल में तुमने क्या फायदा कौम और मिल्लत को पहुंचाया? मैं समझता हूं 1% भी फायदा नहीं पहुंचाया। आपको इतनी बड़ी पोस्ट मिली थी, आपने तो कौम और मिल्लत के लिए इतने आउट ऑफ वे जाके काम करना चाहिए था, लेकिन आप
कोई भी काम में खरे नहीं उतरे, ऐसा मैं कहता हूँ। सर, जैसा आपने उनके ऊपर एक तरह का निशाना साधा है, कई बार सोशल मीडिया पे अखबारात के जरिए से खासदार साहब का ऐसा बयान भी आया था कि मैं महाराष्ट्र में एमआईएम का एकलौता एक खासदार हूँ, मेरी जितनी ताकत है, कहीं ना कहीं मुझे भी कहीं दबाया जा रहा है, काम में रुकावटें डाली जा रही है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं मुझे पीछे रखने की कोशिश की जा रही है। उनके कई से बयानात मुख्तलिफ मौके पे आए हैं। तो फिर एक सवाल मेरा ये भी निकल के आता है कि एक एकलौता खासदार कितना पावरफुल होता है साहब कि वो अपना बहुत आगे बढ़ के काम सके? ये मीडिया पे बात चल रही है। देखिए, जब खासदार की ताकत का अंदाज़ा खुद आपको भी है, ज़िले को भी है, महाराष्ट्र को भी और पूरे देश को है। खासदार ने की पोस्ट बहुत बड़ी होती है। खासदार चाहे तो कोई भी काम करवा के ले सकता है, लेकिन उसमें काम करवाने की क्षमता होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हर काम होने के बाद में अगर तुम उसका ढंढोरा पीटेंगे और आके लोगों को बोलेंगे और लोगों को जगाने का काम करेंगे तो ऐसा नहीं चलता। अब लोग जाग गए हैं, लोग नींद में से उठ गए हैं, और जो जागा वही पाया, जो सोया वो खोया। बार बार लोग एक बार बेवकूफ़ बनते हैं, दो बार बेवकूफ़ बनते हैं, बार बार नहीं बनते हैं। बातों की दुकान कब तक चलेगी? बातों की दुकान हमेशा नहीं चलती। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमेशा आप काम करो तो लोग आपके साथ हैं, आप काम नहीं करेंगे तो लोग आपके साथ नहीं, ऐसा हम कहते हैं। सर, एक इससे हटके एक सियासी सवाल ले लेता हूं कि आजकल सोशल मीडिया पर अखबारात में आ रहा है कि इंडिया का गठबंधन हो रहा है और काफ़ी लोग को आवाज़ उठ रही है कि एमआईएम को जो है तो इंडिया गठबंधन में लेना चाहिए। आप कांग्रेस पार्टी के बहुत जिम्मेदार है, तो बतौर एक कि आपका सियासी तजुर्बा बहुत काफ़ी है साहब, काफ़ी लोग, बहुत गहरा तजुर्बा है आपको, क्या आपको लगता है, बहुत खुल कर पूछ रहा हूँ, कि एमआईएम को इंडिया गठबंधन में आना चाहिए सियासी एतबार से? जो महाराष्ट्र के माहौल है फिरका परस्तों की ताकत हराने के लिए ऐसे बातें उठ रही सर, आप गहरा तजुर्बा रखते हैं और खासकर औरंगाबाद की सियासत पर काफ़ी पकड़ रखते हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, इंडिया गठबंधन में वो जा नहीं सकते क्योंकि उनकी मजबूरी है। वो इंडिया गठबंधन को कैसा हरा सकते हैं इसकी प्लानिंग होती है, और बी टीम के नाम से वो मशहूर है। बी टीम के नाम से वो मशहूर है और इंडिया में इसलिए नहीं आ सकते कि उनकी पूरी प्लानिंग है। वो कांग्रेस को ख़त्म करना है बोलते हैं, वो राष्ट्रवादी को महाराष्ट्र में आके ख़त्म करना है बोलते हैं, बिहार में जाके अखिलेश को ख़त्म करना है बोलते हैं, यूपी में जाके फलाने को ख़त्म करना है बोलते हैं, आंध्रा में जाके उसको ख़त्म करना है बोलते हैं। अरे सबको ख़त्म करना है तो लाना किसको है? बीजेपी को ही लाना है ना। डंके की चोट पे उनको बीजेपी को लाना है। ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सारा शहर जानता, सारा जिला जानता, सारा मराठवाड़ा जानता, सारा महाराष्ट्र जानता और सारा देश जानता। हर जगह इसको हराना है, उसको हराना है, तो लाना किसको है? 4 सीट और 6 सीट और 8 सीट और 12 सीट और 20 सीट में तो ये बीजेपी को हरा नहीं सकते। ये बीजेपी को जिताने का काम करते हैं, ऐसा मैं कहता हूं। सर, आखिरी में जाते रहते तमाम महाराष्ट्र के, क्योंकि अब 2-4 महीने के बाद चुनाव भी आने वाले हैं, कोई पैगाम देंगे, सियासी पैगाम, कि हमें अब किस तरह से सियासत में आना है, किसको हराना है, किसको जिताना है? मैं बहुत खुल कर पूछ रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत वायरल होगा, पूरा महाराष्ट्र देखेगा इसको। देखिए, अगर बीजेपी को पूरे देश में हराना है, महाराष्ट्र में हराना है, शहर औरंगाबाद में हराना है, तो एक ही पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में बीजेपी को हरा सकती, दूसरी कोई पार्टी नेशनल पार्टी है ही नहीं है, और इतनी क्षमता और इतनी ताकत पूरे देश में नहीं है कि दूसरी कोई पार्टी हरा सके। अगर आप बोलो कोई दूसरी पार्टी हरा रही है तो मैं भी उसका साथ देता हूं। 4, 6 सीट, 8 सीट, 10 सीट, 20 सीट खड़े करने से कोई बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकता, कोई बीजेपी को हरा नहीं सकता। ये खड़े करके बीजेपी को जिताने का काम करते हैं। सारे लोगों ने डिसाइड कर लेना चाहिए, कोई भी पार्टी हो जो बीजेपी को हरा सकती है उसका साथ देना चाहिए, और पूरे देश में बीजेपी को अगर हराना है तो इंडिया गठबंधन में आ जाना चाहिए, इंडिया गठबंधन का साथ देना चाहिए। और अगर तुम में थोड़ी सी भी शराफत है, इंसानियत है, तो ये बार 10 साल से हम देख रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है, अपने कैंडिडेट ही खड़े मत करो, सब कांग्रेस के साथ दो, सब कांग्रेस के साथ आ जाओ, सब बीजेपी को हराने का सोचो। ऐसा ये मैसेज मैं शहरियान औरंगाबाद को देता हूं, मराठवाड़े को देता हूं, महाराष्ट्र को देता हूं और पूरे देश को देता हूं। बीजेपी को जो हरा सकता है उसका साथ दीजिए। सर, मैंने अभी 2 रोज़ पहले एक सवाल जहन में आ गया। 2 रोज़ पहले मैंने असद अवीसी साहब का एक बयान मैंने देखा हूँ। उन्होंने कहा है कि भाई महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस ने मुसलमानों को मतलब तबाह बर्बाद किया, साहब राष्ट्रवादी ने तबाह किया। वो खुले तौर पे कहते हैं कि सेकुलर पार्टी, इसमें कांग्रेस में खुद खुल के कह रहा हूँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस ये मुसलमानों के असल दुश्मन है। ये उनके बयान अभी चल रहा है, देखिए पेपर अखबार में भी आ रहा है, और हो सकता है आने वाले दौर में और शिद्दत पैसे हो जाएंगी। तो क्या कहेंगे फिर आप? बात तो बहुत फैल रही साहब।
देखिए कांग्रेस ने क्या किया मुझे बता दो। उन्होंने एक ऐसा बता देना कि कांग्रेस ने यहाँ मुस्तकबिल खराब किया। कांग्रेस ने ही असद अवीसी जो बोल रहे हैं, इन पत्रे के घर में रहते थे टीम के, सब कुछ इनको कांग्रेस ने दिया। डॉक्टर की कॉलेज दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, एवरीथिंग सब ये कांग्रेस की हुकूमत में कांग्रेस ने दीन को दिया। और आज ये बीजेपी से मिलकर कांग्रेस को बुरा बोल के कांग्रेस को हराने की बात करते हैं और बीजेपी को जिताने की बात करते हैं। ये तो सारी दुनिया जानती है और सारा समाज जानता है कि ये एजेंट और दलाल है और एजेंट और दलाल ही रहेंगे, ऐसा मैं समझता हूं। सर अब आखिरी है, क्योंकि हमारी बात आरक्षण से शुरू हुई थी, पर थोड़ा सियासी हालत को लेना ज़रूरी था, क्योंकि चैनल पे लोग सियासी बात भी सुनना पसंद करते हैं। अब आखिरी में जुमा के दिन 13 तारीख को जब जावेद कुरैशी, जब औरंगाबाद का सपूत मराठवाड़े का बेटा जावेद कुरैशी जब यहाँ से काफिला लेकर रवाना होगा, तमाम बिला लिहाज औरंगाबाद के पार्टियों से एक दर्दमंद अपील कि अभी भी वक्त है कि उस गरीब को उसके खांधे बात रखकर कुछ हौसला दीजिए, हरी झंडी बताइए, मुसाफा कीजिए। बोलेंगे आप कुछ? देखिए शहरियान औरंगाबाद के नौजवान से, अनेक पार्टी से सबसे मैं अदबंद गुजारिश करता हूं कि मुस्लिम आरक्षण के लिए 13 तारीख को 2:30 बजे आम खास मैदान से जब जामा मस्जिद के सामने से जावेद कुरैशी वहाँ निकलेंगे, मैं भी खुद वहाँ पर मौजूद रहूँगा, मैं भी वहाँ जाऊँगा। मैं बॉम्बे तक तो नहीं, लेकिन हमारे समाज के लिए, कौम और मिल्लत के आरक्षण के लिए मैं 7 से 8 किलोमीटर, अंसारी साहब मैं भी पैदल उनके साथ चलूँगा और मैं पूरी शिद्दत और ताकत के साथ उनके साथ हूँ। मुस्लिम आरक्षण की लड़ाई मैं हमेशा लड़ते रहूँगा जब तक कि आरक्षण मिलता नहीं, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसके लिए कोई भी आवाज उठाओ हम उसके साथ है, जावेद कुरैशी के भी साथ है, अनेक लोगों के साथ है। और पूरा महाराष्ट्र जाग जाओ, जैसा मराठा समाज आज जागा हुआ है। मराठा समाज एक जगह आ गया, मुस्लिम समाज ने भी आरक्षण के लिए एक जगह आना चाहिए और मुस्लिम समाज के लिए आरक्षण लेना चाहिए, ऐसा हम समझते हैं और ऐसा हम कहते हैं। और फिर एक बार शहरान औरंगाबाद के नौजवानों से अदबन गुजारिश करता हूं, विनंती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि 2:30 बजे बॉम्बे तक नहीं, लेकिन 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर ज्यादा तादाद में, ताकि सरकार पे प्रेशर पड़े। ये गूंगी सरकार, बहरी सरकार ये जो सो रही है, तो नींद में से जगाने के लिए जन सैलाब वहां पर उमड़ना चाहिए। मुस्लिम समाज के सभी लोग वहां आना चाहिए और मुस्लिम समाज ने पूरी शिद्दत और ताकत के साथ जावेद कुरैशी की हिम्मत अफजाई करना चाहिए, जावेद कुरैशी का साथ देना चाहिए। ये जावेद कुरैशी का साथ नहीं है, ये कौम और मिल्लत का साथ है। कौम और मिल्लत के नौजवान बच्चे जो पीढ़ी न पीढ़ी इसका फायदा मिलेगा, पढ़ाई एजुकेशन में इनको जो बेनिफिट मिलेगा, ये 7 पुश्तों तक इसकी याद रहेंगी, ऐसा मैं कहता हूं। और फिर एक बार सारे समाज से, सारे मुस्लिम समाज से अदबन गुजारिश करता हूं, माँ बहनों से, नौजवान साथियों से, बुजुर्गों से, दोस्तों से, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, एजुकेशन में आगे बढ़ाओ, IAS IPS बनाओ, ऐसा मैं कहता हूं। सर एक बस, सर अभी आपने कहा है कि मैं 8 किलोमीटर चलूंगा। साहब मुझे मालूम है आप हमेशा वॉकिंग करते हैं, दौड़ते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आप कदम 50 किलोमीटर बोलेंगे। आपकी फिटनेस अच्छी माशाल्लाह आपकी। देखिए अल्लाह के फजलो करम से फिटनेस अच्छी है। मैं गोर गरीब लोगों के काम करता हूँ, गोर गरीब जनता की मैं 28 साल से खिदमत करता हूँ। मुझे लोगों की दुआ है, गोर गरीबों की दुआ है। देखिए आज भी तंदुरुस्त हूँ, किसी चीज़ में कोई अल्लाह के फजलो करम से कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं, क्योंकि मेरी दवाई दुआ है, मेरी दवाई दुआ है। लोगों की दुआएं मेरे साथ है, दुआओं का काफिला मेरे साथ चलता है। मैं हर ताकत से टकराने की ताकत रखता हूं, चाहे सेना सरकार हो, बीजेपी सरकार हो, एनीबॉडी कोई भी सरकार हो, सबसे टकरा जाता हूं। लोगों की दुआओं के भरोसे में चलता हूं। इस तरह से आपने अफसर खान साहब की बात को सुना। आज सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे ये गर्दिश कर रही थी कि औरंगाबाद का वो लाल, वो बेटा जावेद कुरैशी काफिले के साथ मुंबई के लिए रवाना हो रहा है पैदल। ये इतिहास में एक बहुत बड़ी बात दर्ज की जाएगी। तो हमने सोचा कि अफसर खान साहब भी कई सालों से लड़ रहे थे, आज भी लड़ाई चालू है। निवेदन पे निवेदन, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हो, कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, सबसे दुहाई लगा रहे हैं। निवेदन को फाड़ा है, आपने देखा है जब नाम बदली हो रहा था। बहरहाल तमाम गुफ्तगू सामने हुई। 2-4 बात मैं रिमाइंड के तौर पर कह रहा हूँ कि वाकई ये बहुत कड़वा सच है कि आज बीजेपी को जो हराने वाले हैं, फिरका परस्त जिसे हम कह सकते हैं, क्या एक पार्टी हरा सकती है? जैसे साहब ने कहा है कि हमारी पार्टी को हराएंगे तो जीतेगा कौन? ये सवाल मुसलमानों की अदालत में है, ये आपको तय करना है। छोटा नुकसान, बड़ा नुकसान और एक ऐसा नुकसान जहां आप कभी उभर नहीं सकेंगे। आपको तय करना है कि कौन से रास्ते पे चलना है। और आरक्षण के ऊपर जब साहब ने एक बहुत अजीब गरीब बात की कि पिटीशन को वापस लिए, अब ये तो राज ही राज है
कि क्या वजूहत थी और क्या नहीं थी। ये बहुत बड़ी बात है, इसके ऊपर भी समझते हैं कि जनता को सोचना चाहिए। और आखिरी में बात, जब मराठा आरक्षण चल रहा था, तमाम महाराष्ट्र के मराठवाड़े के मुसलमान नेता कार्यकर्ता अलग अलग पार्टियों के वहाँ पहुँच रहे थे और कह रहे थे हम तुम्हारे साथ हैं, जबकि ये लोग कोर्ट में हार चुके थे, उसके बाद भी पहुँच रहे थे, समर्थन दे रहे थे। और आज जावेद कुरैशी काफिला ऐसे निकल रहा है, तो औरंगाबाद के तमाम लीडरों की जवाबदारी है, जिम्मेदारी है, ये आपकी अखलाकी जिम्मेदारी है कि आप वहाँ खड़े रहना है। अगर आप सही मानों में कौम का दर्द रखते हैं तो इख्तलाफात को बाजू रखिए, ये वक्त की पुकार है। न तो याद रखिए, ये समझा जाएगा कि कौम के सौदे हो रहे थे, कौम के सौदे हो रहे हैं, पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है, सामने कुछ और चल रहा है, ये बात गर्दिश कर रही है। उम्मीद करते हैं 13 तारीख के दिन औरंगाबाद की तारीख में जावेद साहब ने नज़ारा देखने को मिलेगा कि आरक्षण मिलेगा नहीं मिलेगा बात की बात है, लेकिन कौमी इत्तेहाद दिखेगा नहीं दिखेगा ये आप पर निर्भर करता है। ये हक की आवाज़ है, ये सच बात है। उम्मीद करते हैं आप जागेंगे और इस पैगाम को आप समझेंगे।